घास के ससुराल आई अमीर बहू। अरे ओ लेबर वाले, एक एक फर्नीचर अच्छे से उतारना, कोई सा भी फर्नीचर टूटना नहीं चाहिए, लाखों का है सारा सामान। आज मालिनी के घर नई बहू आई थी, जिसके दहेज में ट्रक भरकर फर्नीचर आया था। जहां झोपड़ी में से गरीब सिमोहन का परिवार देख रहा था, तभी योगिता ने कहा, अब तो मालिनी आंटी और इतराएंगी। उनकी बहू दहेज में इतना महंगा फर्नीचर जो लाई है, अब तो उनके बड़े बंगले की शान बढ़ जाएगी। इतने में मालिनी मिठाई लिए आती है। ये ले अंजना, मुंह मीठा कर, देखा तूने कितने बड़े घर की बहू उतारी है मैंने, कितना महंगा फर्नीचर का सामान दिया है बहू के घर वालों ने। ये मिठाई भी उन्होंने भिजवाई है, देसी घी के मोतीचूर के लड्डू हैं। वैसे 2 दिन बाद तेरे बेटे की भी शादी है ना? जी हाँ मालिनी बहन। अरे तो थोड़ा मोड़ा सफेदी ही करवा लेती, अब घर तो तुमसे आज तक भी बनवाया ना गया। राम जाने आगे सारे के सारे बहुएं ससुरे एक ही झोपड़ी में कैसे रहोगे। हाँ, क्या किया जाए जब घर की जड़ ही कमजोर है। ऐसा कहते हुए अमीर मालिनी गरीब सिमोहन को ही ताने मारती है। तभी गुस्से में योगिता उसे सुना देती है, आंटी जी, लगता है आप भूल गई कि हमारी भाभी कितने बड़े घर से आ रही हैं। फिर देखना, हमारे इसी झोपड़ी में आपके बंगले से ज्यादा महंगे फर्नीचर लगेंगे, और कम से कम आपकी तरह मुंह खोलकर मांगने वालों में से तो नहीं है। ये सुन मालिनी तिलमिला जाती है। अरे जाओ जाओ, अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम गरीब झोपड़ी वालों ने पैसा देखकर ही तो उस अमीर घर की बेटी को फंसाया है, ताकि उसके धन पर तुम राज कर सको और इस झोपड़ी की जगह महल खड़ा कर सको, क्योंकि खमा धमा कर तो नहीं कर सकते, गरीब जो ठहरे। मालिनी का कहा गरीब सिमोहन और अंजना के मन में तीर बनकर चुप जाती है। इतने में मिट्टी में सना गरीब संतोष घर आता है। माँ, आप इतनी चिंता में क्यों हो? संतोष बेटा, तू अपनी माँ का कहा मानेगा। बहू के घर जाकर उन्हें दहेज का सामान देने के लिए मना कर देना। उफ माँ, ये तुम कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रही हो। अरे एक तो ये झोपड़ी में हमारे पास इस गंदे गुदरी वाले बिस्तर के सिवा कुछ भी नहीं, ऊपर से कितना गड़ता है ये सोते हुए। अरे भाभी के फर्नीचर में जो भी महंगा सामान आएगा तो हमारे पास पलंग, सोफा, कुर्सी, कितना कुछ आ जाएगा। हम भी थोड़ी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। तभी नंदनी कहती है, पर दीदी तुमने सुना ना मालिनी आंटी कैसे हमें ताना मार कर गई। माँ ठीक कह रही है। जहाँ परिवार में सब दहेज ना लेने के लिए एक मत थे, वहीं योगिता को गरीबी भरी जिंदगी से चिढ़न थी। वह बंगले में रहने वाले ख्वाब देखा करती थी। अगले दिन संतोष मौली के घर जाता है। उसका आलिशान बंगला बहुत ही सुंदर सजा जगमग कर रहा था। संतोष, तुम यहाँ देखकर बताओ कैसी लग रही है मेरे हाथों की मेहंदी। बहुत अच्छी है मौली, मुझे ससुर जी से जरा बात करनी है। तभी संतोष मौली के पिता से अकेले में दहेज लेने से मना करता है। क्या? देखो संतोष, मैंने अपनी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला है, मगर ये मेरी बदकिस्मती है कि उसने तुम जैसे गरीब को चुना, और ऊपर से तुम दहेज लेने से मना कर रहे हो। तो मेरी बेटी को क्या सारी जिंदगी झोपड़पट्टी में रखोगे? जी नहीं ससुर जी, मैं बहुत जल्दी घर बना लूंगा, मेरा यकीन कीजिए। संतोष घर चला जाता है जहां उसे हल्दी लगती। तभी एकदम से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तूफान उनकी झोपड़ी के छत को उड़ा ले जाती है और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उन गरीबों की मिट्टी का घर बहने लगता है। हे भगवान, ये इतनी तेज तूफानी बारिश कैसे होने लगी? माँ, हमारी मिट्टी की झोपड़ी कभी भी गिर सकती है, बाहर चलो। झोपड़ी से दूर हटते ही उन बेचारों की आंखों के आगे एकाएक उनकी झोपड़ी गिर गई। तभी आसमान में ताकते बूढ़े से मोहन ने आंसुओं से कहा, तू भी बड़ा निर्दयी है ऊपर वाले, एक पल में गरीब से उसका सब कुछ छीन लेता है। अजी अब क्या होगा, 2 दिन बाद संतोष की शादी है, बहू ब्याह के आएगी तो कहाँ रहेगी। तभी योगिता ने झल्ला कर कहा, और बड़ा बनकर दिखाओ तुम लोग, आज अगर दहेज लिया होता तो घर भी बन जाता। दीदी, किसी को पता थोड़ी था कि हम पर ऐसा वक्त पड़ने वाला है। तभी नंदनी की आंखों पर एकदम से बाजार में बिकने वाली घास की शोपीस कालीन आ गई। उसने आंसू पोंछा और कहा, माँ, हम घास से अपना घर बना सकते हैं। मैंने बाजार में देखा था, लोग घास का कालीन शोपीस में खरीद रहे थे। हम अपना घर बनाएंगे, उसके लिए हम सबको ढेर सारा घास जुटाना होगा। जैसे तैसे सबने बिन खाए पिए बेघर कांपते ठिठुरते रात काटी और अगली सुबह सूरज चढ़ते जंगल से घास लेने आ गए। माँ, बाबूजी, भैया, हम सबको अलग अलग होकर घास का बोझा तैयार करना होगा। ठीक है बहन।
घास बटोरते सबका हाथ लाल पड़ गया। सिमोहन और संतोष इधर उधर से लकड़ी फट्टा ले आए और सब मिलकर घर तैयार करने लगे। एक योगिता को छोड़कर जब घास का घर तैयार हुआ तो उसकी रौनक अलग सी थी। देखो माँ, बन गया हमारा घर। इतनी भी खुश मत हो नंदिनी, वो बड़े घर की बेटी है, वो इस घास के घर में रह लेगी। योगिता की कड़वी बात ने गरीब अंजना को दिल ही दिल में चिंता में डाल दिया। जैसे तैसे बारात लेकर वह मौली के घर द्वार पर आए और संतोष से शादी करके मौली अपने घास के ससुराल आ गई। तभी दुविधा भरे मन से गरीब सास ने कहा, जानती हूँ दुल्हन, इस घास के ससुराल को स्वीकारना तुम्हारे लिए कठिन है, क्योंकि तुम महलों से घर में रह रही हो। मौली, अभी हाथ में पैसे नहीं कि पक्का घर बना सकूं। एकदम से घर टूट गया, कुछ भी नहीं सूझा तो इस घास से घर बनाना पड़ा। संतोष और अंजना के शब्द में गरीबी का एक बड़ा भाव था। तभी मुस्कुराते हुए बहू ने कहा, माँ जी, मुझे मेरा घास का ससुराल बहुत पसंद आया, क्योंकि आप सबने इसे इतने प्यार से जो बनाया है। अमीर घराने से आई मौली ने घास के ससुराल को स्वीकार लिया। थोड़ी देर में रात हो गई। नंदिनी ने एक चटाई को जमीन पर बिछा दिया। सब सोने लगे, मगर मौली को काफी कठिनाई हुई। ये चटाई तो कितनी गड़ रही है, सोया भी नहीं जा रहा। मुझे तो हमेशा से अपनी मखमल के बिस्तर की आदत थी। क्या करूं? डैडी से जरूरत का सामान मंगा लूं? नहीं नहीं नहीं, कहीं उससे माँ जी बाबूजी के दिल को ठेस ना लग जाए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मौली रोज माथे पर लकड़ी का बोझा लाद कर लाती और फिर धुआं में खाना बनाती है। एक दिन अपनी झोपड़ी के बाहर ओट में बैठी होती है। तभी वह मालिनी को उसके आलीशान गार्डन में महंगे टेबल कुर्सी के फर्नीचर पर बैठे चाय पीते देखती है। तभी आंगन में झाड़ू लगा रही अपनी भाभी को सुनाते हुए कहती है, देखो ऐश तो मालिनी आंटी की है, मजे से फर्नीचर पर फैलकर कैसे चाय नाश्ता कर रही है, मगर मेरी जिंदगी तो गरीबी में ही बीत गई। घर में एक ढंग का सामान भी नहीं, कुर्सी है न, टेबल है न, पलंग है न, सोफा सेट। सोचा था कि भाभी अमीर घर से आ रही हैं तो अपने साथ बहुत कुछ लाएंगी। किसी को घर बुलाने में भी शर्म आती है कि उसे उठाए कहाँ बैठाए कहाँ। ये कहकर योगिता उदास मन से अंदर चली जाती है। तभी गरीब बहू अपने घास के घर को निहारते हुए कहती है, जब मेरे गरीब ससुराल वाले घास से मेरे लिए घर बना सकते तो मैं अपनी ननद की ख्वाहिश को पूरा क्यों नहीं कर सकती। तभी मौली अपनी ननद नंदिनी से कहती है, नंदिनी, मुझे कुछ मोटी लकड़ियां चाहिए जो इस घर को बनाने में लगी हैं। मगर भाभी, आप करेंगी क्या? जैसे तुमने माँ जी ने बाबूजी ने मेरे लिए इस घास का ससुराल बनाया, वैसे मैं अपनी प्यारी ननद के लिए फर्नीचर बनाऊंगी, वो भी घास से, क्योंकि योगिता के मन में फर्नीचर की बहुत चाहत है। हाँ भाभी, मैं भी चाहती हूँ घर में फर्नीचर लगे, हमारा घर भी अच्छा दिखे, मगर भैया पहले ही अकेले इतनी मुश्किल से परिवार चला रहे हैं कि उनके आगे इन सब के लिए मुंह नहीं खुलता। मगर मैं आपकी मदद कराऊंगी। और मैं भी मौली, जब तुम भाभी होकर मेरी बहन के लिए इतना सोच सकती हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूं। संतोष, नंदिनी और मौली जंगल से फर्नीचर बनाने के लिए मोटी मोटी लकड़ियां काट कर ले जाते हैं और साथ ही बहुत सारे घास भी, जिससे वह रात भर लग कर बहुत से फर्नीचर बनाते हैं और मौली उन्हें घास के ससुराल के अंदर ठीक जगह पर सेट कर देती है। योगिता सुबह जब अपने घर में घास का फर्नीचर लगा देखती है तो बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये घास का फर्नीचर कितना सुंदर है, ये सोफा कुर्सी ये सब किसने बनाया? तेरी भाभी ने बनाया है ये सारा फर्नीचर, इसके लिए तो तूने उससे मुंह फुला कर रखा था ना। योगिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह डबडबाई आंखों से अपनी भाभी को देखती है। थैंक यू सो मच मौली भाभी, अब हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ मेरी प्यारी ननद। और अब जो भी उस गरीब बहू के घास के ससुराल में आता तो वह उनके घास के घर की सुंदर बनावट और घर में लगे घास के फर्नीचर को देखकर देखता ही रह जाता। साथ ही लोग संतोष को वैसा घास का फर्नीचर बनाने का ऑर्डर भी दे जाते, जिससे उसे रोजी रोजगार भी मिल जाता है।